notes making. Hello. Hello. Hi, sir. Am I audible? Yeah, you are audible. Sorry for the delay. There was some issues with the camera, so No, that's perfectly all right. The people were actually getting a bit restless about asking you some questions. okay. So should we start? Yes, definitely. I'll give a brief introduction and then we'll come back to questions from you. Okay. Okay. So everybody, we are going through a tough time right now on all of our students, especially because we have no clue about where to begin our preparation. So we at UPSC Pathshala, this is our initiative, and we are doing this so that you can get your knowledge directly from the horse's mouths. एंड इस वजह से हम प्रीवियस ईयर टॉपर्स की आपसे बात करवा रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और किस हिसाब से आपको बाकी सारी चीजें जो इतनी सारी हैं, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, जैसे सर भी अग्री करेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि यूपीएससी में पेशेंस और नेचर और हर चीज आपको किस तरीके से मैनेज करनी है वो हम आपको बताना चाहते हैं. सो टुडे वी आर लाइव विद मिस्टर अंकित तिवारी. इन्होंने 2017 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में 543 रैंक पाई थी. दिस वाज हिज थर्ड अटेम्प्ट एंड नाउ वीड लाइक टू आस्क हिम सम क्वेश्चंस. तो सर, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली. तो ऐसा क्या हो गया, बिकॉज यू हैड अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर इंजीनियरिंग के टाइम पर भी, उसके बाद आपने एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एनएमडीसी में काम भी किया. सो व्हाट वाज इट कि आपका मन किया कि आपको ये एग्जाम फाइट करना है, एंड देन how did you, why, what was the main reason behind you giving this exam and start your preparation? देखिए, जब इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था तो उस समय तो यूपीएससी देने का कोई भी ऐसा दिमाग में नहीं था. जब मैंने इंजीनियरिंग की जॉब किया था 12th के बाद में, जी इनिशियली बचपन में होता है कि सबका कुछ बहुत मतलब यूनिक बनने का करने का या बनने का मन होता है. तो बचपन में था तो मतलब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था. आई वांटेड टू बी क्रिकेटर. तो ओह मैंने यूपी स्टेट के लिए खेला भी है. तो मतलब जब मैंने उसके लिए काफी फाइट मारी, जब वो चीज नहीं हो पाया तो इंजीनियरिंग वाज जस्ट मतलब समथिंग टू डू. आप 12th के बाद आपको कुछ करने के लिए चाहिए होता है ग्रेजुएशन के लिए. तो क्योंकि जी सब लोग फ्रेंड्स करते हैं तो पीयर प्रेशर में इंजीनियरिंग कर लिया था. ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि इंजीनियरिंग ही करना है या इंजीनियर बनना है. और एज जैसा कि काफी लोगों के साथ में ये होता है कि जब आप इंजीनियरिंग के उससे पास आउट होते हैं, आप मतलब व्हेन यू ग्रेजुएट, तो आई डोंट थिंक 10-20% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए करते हैं. बाकी सब लोग जो है फिर ये डिस्कवर करना शुरू करते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं जीवन में. तो जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो उस साल मेरे बड़े भाई जो हैं उनका यूपीएससी का इंटरव्यू था. तो ही आस्क्ड मी टू हेल्प विद हिज इंटरव्यू. तो ओह जब उनकी मदद करने के लिए मैंने इस एग्जाम के लिए पढ़ना थोड़ा बहुत चालू किया, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ कुछ काम दिए थे, वो उनको करके मुझे देने थे, थोड़ा बहुत नोट्स वोट्स बनाने थे. तो उसके लिए जब मैंने बार बार पढ़ना शुरू किया तब मुझे इस एरिया में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा. और जो हम लोग के डिस्कशन उस समय चल रहे थे उसमें एक चीज ऐसी यूनिक लगी यूपीएससी के बारे में जो बाकी जॉब प्रोफाइल्स में जनरली नहीं होती है, या तो थोड़ा लेसर डिग्री तक होती है. वो ये है कि आप किसी और फील्ड में रहते हैं. लेट से जैसे मेरा एग्जांपल लीजिए, तो मैं एमडीसी में था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. जी तो आप सोसाइटी में प्रॉब्लम्स दो लेवल पे होती है. एक तो मतलब कहीं से जहां से कॉज होती है वो प्रॉब्लम, और एक होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. तो आप माइनिंग में रहिए या किसी भी फील्ड में रहिए, तो मोस्टली यू आर एड्रेसिंग द सिम्टम्स ऑफ एनी प्रॉब्लम, है ना. अगर आप जी यूपीएससी में चले जाते हैं तो यू गेट अ प्लेटफॉर्म वेर यू गेट टू वर्क एट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट प्लेग आवर सोसाइटी. आप अभी का राइट प्रेजेंट का सिचुएशन लीजिएगा तो इसमें आप जैसे डॉक्टर्स का एग्जांपल लीजिए, इतने सारे डॉक्टर्स भी आजकल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं. तो बिल्कुल जब मेरे बैच में भी एक डॉक्टर है, फ्रेंड है, तो मैंने उससे बात किया तो मोस्टली जो कॉमन एक रीजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि आप जैसे डॉक्टर रहते हैं तो आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, बट आप सपोज एक आईएएस ऑफिसर होंगे तो यू विल गेट टू ट्रीट द रूट कॉजेस. ये ट्रांसमिशन हो क्यों रहा है कोरोना का, या फिर अदर राइट जैसे मेल न्यूट्रिशन है, तो मेल न्यूट्रिशन इज अ ग्रेट कॉज ऑफ जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे कंट्री में. तो आपको वो चीजें जो रूट कॉज होता है सोसाइटी में किसी प्रॉब्लम का, आपको वो एड्रेस करने का मौका मिलता है. So this is something दैट्स which you ट्रू. don't get in any other job profile. So this was one of the reasons I opted for UPSC.
ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, बट बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट योर फादर वाज आल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही वाज अ सिविल सर्वेंट, ही वाज एन एक्सीएन विद द लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिकॉज ही वाज आल्सो अ सिविल सर्वेंट, वो आपको बचपन से इन्फ्लुएंस कर रहे थे दैट यू हैव टू डू समथिंग बियॉन्ड योरसेल्फ, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी? हाँ, आप देखिए ये तो कह ही सकती हैं, ये तो बहुत एक ऑब्वियस सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, बट देखिए मेरे फादर का भी ड्रीम था सिविल सर्वेंट बनने का, एंड ही इज मच मच मोर इंटेलिजेंट, मच मोर शार्पर देन मी। तो हम्म। जब उनका टाइम था ये एग्जाम का तैयारी करने का, तब वो एग्जाम की तैयारी कर नहीं पाए क्योंकि फैमिली में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा थी, और सिस्टर्स की शादी करानी थी, उस तरीके से मतलब बहुत सारी जी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, तो वो उस समय से तैयारी नहीं कर पाए। ही हैड टू जॉइन हिज जॉब, और उसमें फिर मतलब उनको उसी में स्टे करना पड़ा। तो एक हम लोग को जनरल एक आइडिया तो था ही कि ठीक है सिविल सर्विसेज इज समथिंग, मतलब फादर का ड्रीम था वैसा करके। जी। लेकिन जैसे मेरा बड़ा भाई इस चीज से काफी इन्फ्लुएंस हुआ, उसने वन ऑफ दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। लेकिन मैं अपने घर में छोटा था, सबसे छोटा था, तो मैं थोड़ा रिबेलियस था, मेरा ये सब करने में कभी मन नहीं लगा था। तो जी। जब मैं छोटा था तो मेरा वही क्रिकेट खेलने का मन करता था, ये सब पढ़ाई वढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो उस समय मैंने ये इस पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब ग्रेजुएट कर रहा था तो आई गेस दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन जिसने एक पार्ट प्ले किया मेरे डिसीजन मेकिंग में। तो ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस था, और जब सिलेक्शन हुआ भी तो उसके बाद भी मेरे फादर ही थे सबसे ज्यादा खुश थे। तो मतलब आपको फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था जब आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? जी बिल्कुल। ओके। तो आपने जैसे कि बोला कि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे और आपने स्टेट के लिए खेला भी है, पर कॉलेज जाने के बाद मुझे लगता है वो चीज थोड़ी छूट गई होगी, बिकॉज इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा हम स्पोर्ट्स को लेके लाइक स्टेट वाइज और उस हिसाब से नहीं खेल पाते हैं। तो क्या उस हाँ, टाइम पर उन 4 सालों में आपको ये लगा कि आपको कुछ और करना चाहिए, आई मीन एक्सेप्ट यूपीएससी एंड एक्सेप्ट द क्रिकेट पार्ट, कुछ और चीज में आपका इंटरेस्ट आया? मेरा तो बहुत चीजों में इंटरेस्ट था, मतलब देखिए जब क्रिकेट का मतलब वो सपना टूटा तो उस समय 1-2 साल तो मैं यही खोज रहा था कि मुझे करना क्या है जीवन में। जी। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कैरियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, और वन ऑफ द अच्छा देखिए मेरा एडमिशन जो है एनआईटीज में भी हो रहा था, मेरा एडमिशन बिट्स में भी हो रहा था, और आईआईटी में भी एक्सटेंडेड लिस्ट में नाम आया था। द जी। रीजन आई चोज बिट्स पिलानी वॉज क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। तो आप एक भी दिन क्लास मत आइए, आप सीधे एग्जाम के दिन आएंगे तो भी मतलब यू विल ग्रेजुएट। तो वहाँ सबसे अच्छी बात बिट्स पिलानी की है, तो इसलिए मैंने चूज किया था, बिकॉज आई गेट टू एक्सप्लोर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। तो मैंने वहां से बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, मैंने मेडिकल स्कूल के लिए भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किया था, मैंने लॉ स्कूल जी। के लिए भी ट्राई किया था, मैंने इकॉन के लिए भी ट्राई किया था, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे। बट मैंने ये देखा कि कुछ समय तो इंटरेस्ट आता था इन सब एरियाज में, जब रिसर्च करता था कि अच्छा मैं ये करूंगा वो करूंगा, हाँ जी। और सीनियर से भी बात करके उस फील्ड में जो अदर सीनियर्स थे उनसे बात करके ऐसा लगता था। लेकिन कभी लॉन्ग पीरियड के लिए मैं एक्साइट नहीं हुआ उन ऑप्शन से। जब भी यूपीएससी के लिए शुरू किया मैंने, तब मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, अंदर से ही एक वो इम्पेटस आ रहा था। So that's how I knew कि UPSC is something which will make me happy for the long term. ओके। तो जब आपने डिसाइड किया कि आप यूपीएससी करने वाले हैं, तो व्हाट वाज, डू यू रिमेम्बर कि जो पहली चीज आपने की थी वो क्या थी, मतलब जो पहली चीज गूगल की हो, बिकॉज बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, कोचिंग करें कि ना करें, या फिर डायरेक्टली टेस्ट सीरीज शुरुआत में ही कर लें या लास्ट में कुछ सिलेबस करने के बाद करें, मतलब क्या था जो आपने पहली चीज की थी कि ये यहाँ से मैं शुरू करूंगा? देखिए नॉर्मली मतलब जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो मोस्टली सब अखबार या एनसीईआरटी वगैरह से शुरू करते हैं। मेरे केस में जैसा मैंने मेंशन किया था कुछ देर पहले, मैं अपने भाई की मदद कर रहा था। तो जी। उसने जो जो मुझे टास्क दिया था कि ये चीज मेरे को इंटरव्यू के लिए कवर करके चाहिए, तो शॉर्ट में नोट्स बना के दो, मैंने उसके लिए काम करना शुरू किया। जब वो पढ़ रहा था तो मैंने स्पेसिफिक इश्यूज को ही एनालाइज करना शुरू कर दिया। सपोज जैसे यूपी के हेल्थ सिचुएशन को उस समय मैं देख रहा था, जी। क्योंकि मतलब हम लोग लखनऊ से हैं तो अपने स्टेट का भी एक पार्ट जो है हमें करंट अफेयर्स वगैरह प्रिपेयर करना रहता है, एक बैकग्राउंड प्रिपेयर बिल्कुल। करना रहता है। तो मैंने तो स्टार्ट ही किया अपने लोकल करंट अफेयर से, जो अपने लोकल अखबार हुआ करते थे, दैनिक जागरण से लेके जी। आप ले लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, तो जो लोकल न्यूज होते थे मैंने उनसे स्टार्ट किया। वो पढ़ने लगा तो अपने आप उसके बाद एक इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद एक बार जब भाई का इंटरव्यू ओवर हो गया तो पूरा मेरे को उसी ने गाइड किया। तो आई स्टार्टेड विद एनसीईआरटी, कुछ भी गूगल नहीं करना पड़ा, कुछ भी कहीं खोजना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी घर में भाई तैयारी कर रहे थे। तो जी। मैंने सीधे एनसीईआरटी से शुरुआत किया, एनसीईआरटी पे पहले फोकस किया, और उसके बाद आई जम्प ऑन टू द बुक्स। कोचिंग तो पहली बार में की नहीं थी, वो तो सेकंड टाइम में मैंने देखा थोड़ा बहुत, जी। लेकिन बिना प्रिपेयर सिर्फ भैया ने गाइड किया था। आई डिडंट लुक गो फॉर एनी अदर गाइडेंस, इंटरनेट से भी नहीं और अदरवाइज भी नहीं। सर मोस्टली होता ये है कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हम करंट अफेयर से तो बिल्कुल ही परे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है।
तो डायरेक्टली प्रेपरेशन खुद से स्टार्ट करना, इज इट अ सेफर ऑप्शन, और कोचिंग के लिए जाना इज अ सेफर ऑप्शन? आई वुड से दैट इज अप टू ईच इंडिविजुअल, है ना। लेकिन मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि आजकल काफी मार्केट में जो मतलब जितना इंफॉर्मेशन का फ्लो है और जी। जितना एसिमेट्री है, उसके कारण एक ये मिसपरसेप्शन है कि विदाउट कोचिंग यू कैन नॉट सक्सीड, है ना। तो एग्जैक्टली। कोचिंग ऐसा वन साइज फिट्स ऑल कोई सोल्यूशन नहीं है, या ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जिसको आप चला देंगे तो आप सिलेक्ट ही हो जाएंगे। आपको पहले अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आपको एक सिलेबस कवर करना है। प्रीलिम्स के लिए आपको पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, मेंस के लिए आपको पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए, सेम थिंग गोज फॉर द इंटरव्यू। तो पहले आप एक बार जब तैयारी करना शुरू कीजिए, मतलब स्टार्टिंग में तो कोचिंग का सोचिए नहीं, बेसिक एनसीईआरटी पढ़िए। और अगर आप कोचिंग के लिए भी जाते हैं तो वो लोग भी बोलेंगे आप क्लास में आइए तो थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के आइए। राइट। रीड द एनसीईआरटी, स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, और उसके बाद आप थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या है। आप एनसीईआरटी रीड करने पे ही हो सकता हो एक इंडिविजुअल हो वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर ले जाए, एक बंदा होगा वो शायद इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर कर ले जाए। जी। तो कोचिंग इज जस्ट अ टूल टू फुलफिल योर गैप एरियाज। तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज के लिए आपको कोचिंग की जरूरत है। सपोज आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप उसमें कोचिंग क्यों करेंगे? वाई यू वेस्ट योर टाइम? एग्जैक्टली। फोकस ऑन योर वीक एरियाज ना, उसमें आप पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जस्ट डू इट, जैसे नाइक का मोटो है, जस्ट डू इट। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप जैसे तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपके वीक एरियाज आना शुरू होंगे। कोई चीज होगा जिसमें आपको पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है, या आप पढ़ ले रहे हैं तो भी उससे क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो जी। उसके बाद आप उसमें गाइडेंस के लिए खोज सकते हैं। क्योंकि बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड फॉर प्रिपरेशन इन दिस एग्जाम। आपके पास 8-9 महीने ही होते हैं। जी। जनवरी से सपोज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अक्टूबर के आसपास नॉर्मल शेड्यूल में आपका मीन्स होता है। तो डोंट हैव मच टाइम टू रिसर्च योरसेल्फ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। तो उस एग्जैक्टली। केस में जो है कोचिंग के लिए जा सकते हैं। आप वीक एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए और उनके लिए कोचिंग कीजिए, रादर देन सबके लिए कोचिंग कीजिए, क्योंकि दैट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। राइट। एक सबसे बड़ा जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है सभी के दिमाग में, वो ये है कि ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए और उसकी तैयारी कैसे की जाए, बिकॉज इट्स वो आपका मेक और ब्रेक वाला पॉइंट आ जाता है मेंस में जाके, उसी से आपकी रैंक बनती है या जो भी। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपका ऑप्शनल क्या होगा, और क्या क्या चीजें थी, क्या फैक्टर्स थे जो आपने दिमाग में कंसिडर किए थे ऑप्शनल लेने से पहले? बिल्कुल। देखिए, ऑप्शनल चूज करने में सबसे बड़ा एक तो फैक्टर रहता है, जो आपका ग्रेजुएशन में हो तो आप वो चूज कर सकते हैं, है ना। जी। लेकिन जैसे मेरा था केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, हाँ जी। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो वो यूपीएससी के ऑप्शनल लिस्ट में होता नहीं है, तो मेरे लिए ऑप्शन तो पहले ही फोक्लोज हो गया। लेकिन राइट। जिन लोग के ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अवेलेबल रहते हैं यूपीएससी के ऑप्शनल लिस्ट में, आई वुड सजेस्ट हिम कि पहले तो उसी को कंसिडर करें। रीजन ये कि आपकी जो टॉपिक्स है उनके साथ एक बार फेमिलियरिटी वगैरह है, ठीक है। तो राइट। उससे जो है, अब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका एक काम कम हो जाएगा। तो ये एग्जाम पूरा वही है कि आपको कम एफर्ट में आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, आपको उस तरीके से अपने एफर्ट डालने हैं। बिल्कुल। ये चीज है। दूसरा, अगर कोई किसी को एकदम ही स्टार्टिंग से शुरू करना है, ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी लेने का मन नहीं है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड तरीका है। काफी आप टॉपर स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें लोगों ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसमें होता क्या है कि जैसे यूपीएससी की लिस्ट में होते हैं 22-23 ऑप्शनल्स रहते हैं, ठीक है। जब आप उसको लिस्ट के थ्रू आप जाते हैं तो यू विल स्ट्रेट अवे बी एबल टू रिजेक्ट 17-18 ऑप्शनल्स जो ऐसे रहेंगे, आपको एकदम ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सपोज बॉटनी है, जूलॉजी है, मतलब आप अगर उस बैकग्राउंड से नहीं है तो इट विल बी वेरी रेयर कि आप उसको इंटरेस्टिंग फाइंड करें, तो आप उसको हटा ही देंगे लिस्ट से, ठीक है। तो मोस्टली व्हाट विल हैपन इज कि आप 4-5 सब्जेक्ट में कंफ्यूज रहेंगे। सिर्फ ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल साइंस में। अपने केस में बताऊं तो मैं ज्योग्राफी और पबैट में कंफ्यूज था। तो इसमें जो है, जब चूज करने के लिए मुझे बोला गया तो मुझे रेकमेंड किया गया कि आप पहले इनकी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ो एक बार। जी। तो जस्ट गो थ्रू देम, कवर टू कवर एक बार रीड कीजिए। ऐसा नहीं है कि रटने की जरूरत है या नोट्स बनाने की जरूरत है, तो एक बार आप उन एनसीईआरटीज को पढ़िए, तो आपको उसके कंटेंट का थोड़ा मतलब विस्तार से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसमें कंटेंट है क्या। जब आप ये चीज कर लेंगे तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। तो यहाँ पे मोस्टली होगा कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कुछ से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे केस में ये हुआ था कि जब मैंने पबैट के क्वेश्चन पेपर खोल के देखे, ये 2013-14 की बात है, और बाय द वे उस समय पबैट का थोड़ा खराब टाइम चल रहा था, थोड़ा टफ पेपर सेट हो रहे थे। मैंने जब क्वेश्चन खोल के देखे तो मुझे मतलब एकदम लगा कि ये तो आंसर करना बहुत मुश्किल होगा। और जो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी उससे ज्योग्राफी में खासकर पेपर 2 के क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर कर ले जा रहा था। तो मुझे वो एक सेंस ऑफ ईज, एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाता है आपको, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा 2-3 फैक्टर्स और होते हैं, लेकिन ये आई थिंक सारे ऑप्शनल्स में होते हैं, तो इसमें मतलब इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते। जैसे कुछ साल होता है कि कुछ ऑप्शनल्स अच्छे चल रहे होते हैं। आजकल जैसे ज्योग्राफी का टाइम खराब चल रहा है और एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा चल रहा है, सोशियोलॉजी का अच्छा चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर की ट्रेंड क्या है यूपीएससी में मार्किंग का। लेकिन इस पे आप डेफिनेटली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी साल चेंज हो सकता है। सपोज एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा टाइम हो रहा है, आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया और नेक्स्ट ईयर से उसमें स्ट्रिक्ट मार्किंग होने लगी, तो आप क्या करेंगे? तो दैट इज
ये फैक्टर एक है जो थोड़ा आपको ईज देता है, मेंटल ईज देता है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। एक और फैक्टर आ जाता है कि आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल है या गाइडेंस इजीली अवेलेबल है या नहीं, तो वो फैक्टर डेफिनेटली हो जाता है। तो मोस्ट ऑप्शनल्स के लिए आज आप देखेंगे कि गाइडेंस इजीली अवेलेबल है। जी। अगर आपके होम टाउन्स में नहीं है या ऑनलाइन नहीं है, तो जो अपने ये हब्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हब्स हैं, तो वहां तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। हालांकि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग टू से कि ऑनलाइन कुछ मटेरियल मिलेगा नहीं। आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स हो गई हैं, तो आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन मिल ही जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स भी रेलेवेंट है, बट दे डू नॉट मैटर टू दैट एक्सटेंट। ओके। एक और चीज जो मोस्टली हम लोग डिसाइड करने में मतलब बहुत ही ज्यादा डिलेमा रहता है इस बारे में कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली पढ़ा जाए या फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए होलिस्टिकली पढ़ा जाए। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिए, वो नहीं होगा तो मेंस के लिए पढ़ के क्या कर लोगे। और कुछ लोग कहते हैं कि प्री और मेंस के बीच में इतना कम टाइम पीरियड रहता है कि 70% सिलेबस पहले खत्म कर लो। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कंटेंट तो इसमें एब्सोल्युटली सेम है। तो ये तो मतलब मिथ्या है कि आपको दोनों के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है वही आपको मेंस के लिए पढ़ना है। ओनली थिंग इज कि आपको एग्जाम निकालने के लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप प्रीलिम्स में रहते हैं तो आप देखेंगे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुछ होंगे स्टैटिक क्वेश्चन, जिसमें आपसे कुछ फैक्ट पूछ लेगा तो आप मार्क कर देंगे, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको होता है कि आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होगा पर आपको एलिमिनेट करके वो करना होगा। तो इसके लिए कोई अलग नॉलेज नहीं चाहिए होती है। जो आप मेंस के लिए पढ़ेंगे वही आप प्री के लिए पढ़ेंगे। बस ओनली थिंग इज कि यू हैव टू सॉल्व टेस्ट सीरीज फॉर दैट। और वो प्रीलिम्स में अलग स्किल चाहिए होता है, मेंस में अलग स्किल चाहिए होता है। मेंस में आपको आप सब्जेक्टिवली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एकदम वर्ड लिमिट के अंदर कैसे करेंगे, और जो क्वेश्चन ने पूछा है वो आप कैसे करेंगे, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। प्रीलिम्स में आपको ये होता है कि आपको एलिमिनेशन स्किल्स को प्रैक्टिस करना होता है। तो आपके स्किल्स रिक्वायर्ड डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो कंटेंट जो पढ़ना रहता है प्रीलिम्स मेंस के लिए, वो दोनों सेम रहता है। ये तो एकदम ही गलत है कि प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, मेंस के लिए पढ़िए। पढ़नी सेम चीज ही है। बस आप प्रीलिम्स पास आ रहा है तो आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए, मेंस पास है तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए। जी। मेंस के लिए आंसर राइटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? आई मीन टेस्ट सीरीज जो है वो प्रीलिम्स के पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर प्रीलिम्स के बाद में, और आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट? जब देखिए, ये अगेन डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल। आइडियली तो आपने जितनी ज्यादा आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। रीजन बीइंग कि जो मेंस में वो क्या देखते हैं ना, कि जो उन्होंने पूछा है आप वर्ड लिमिट में कंसाइजली अच्छे से पूरा मतलब प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। बिल्कुल। और आप जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, आप स्टार्टिंग में अपना लिखना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि या तो वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, या जो पूछा है उससे आप क्लियर ऑफ कर जा रहे हैं, यू आर अनएबल टू स्टे ऑन द टॉपिक। तो मतलब ये तो ईच इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आइडियली क्या होता है, मैं आपको आइडियल एक एवरेज कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली लोग जनवरी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो 2-3 महीना अपना कॉमन पढ़ाई कर लिया, उसके बाद प्रीलिम्स आने वाला होता है मई में, तो उसके बाद प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो जनवरी फरवरी में भी थोड़ा आंसर राइटिंग कर लें। जो आप एटलीस्ट अगर अपना ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए तो आंसर राइटिंग आप स्टार्ट ही कर दो। और जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगा उसके बाद ये चीज तो आप लेके चलिए कि रिजल्ट के लिए आपको वेट नहीं करना है, आप सीधे आंसर राइटिंग चालू करो। 4-5 महीना वो केवल आंसर राइटिंग ही करना है। तो अगर आपके पास सपोज 1 साल पहले आप प्रीलिम्स से पहले तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसका ही कोई क्वेश्चन आया तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ रही हैं जो केवल एनसीईआरटी बेस्ड भी आ रही हैं, तो आप स्ट्रेट अवे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो भी बात सही है कि आप प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस क्या करेंगे। लेकिन इसमें ये, इसका मतलब ये नहीं कि जो है कंटेंट डिफरेंट चाहिए, कंटेंट सेम है, आपको केवल टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का चेंज करना होता है। और जहां तक आंसर राइटिंग की बात है ना, तो मतलब बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं पहले कंटेंट बना लूं उसके बाद मैं आंसर राइटिंग चालू करूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि कंटेंट देखिए, आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक आपके पास सफिशिएंट 4 महीना, आप 4 महीना पढ़ रहे हैं तो कंटेंट आपका आखिरी दिन तक बन जाएगा। और एग्जाम में जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो 50-60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई आंसर कर लेगा, कंटेंट सबको आता होगा। एग्जाम में फाइट किस चीज की होती है, जो सिलेक्शन होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि जो 7-8 क्वेश्चन जिनके बारे में आपको कम नॉलेज है या आपका कंटेंट कम है, उनको आप कितने अच्छे से लिख के ले जा रहे हैं। और वो डिपेंड करेगा अगर आपने आंसर राइटिंग किया है तो। अगर आप इस चीज के इंतजार में है कि कंटेंट खत्म कर लेंगे, तो इस एग्जाम में जैसा कि एक बहुत फेमस कोट है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर द सिलेबस, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है कि आपका कंटेंट कभी पूरा होगा नहीं। तो अगर आप आंसर राइटिंग उसके बस पे छोड़ेंगे तो फिर मतलब होने से रहा सिलेक्शन, ये चीज है। तो आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, एट द वेरी वेरी लीस्ट प्रीलिम्स के तुरंत बाद चालू कर दीजिए, मेंस तक कीजिए आंसर राइटिंग। और अगर प्रीलिम्स से पहले टाइम मिल रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। जी।
टेस्ट सीरीज के बारे में क्या ख्याल है आपका? प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने का आइडियल टाइम क्या है? क्योंकि उसमें भी यही कंफ्यूजन रहता है कि पहले थोड़ा सिलेबस खत्म कर लें उसके बाद शुरू कर लें, या फिर पहले से ही कर लें, उससे सीखने को मिलेगा। उसके बारे में क्या कहते हैं, और कितनी टेस्ट सीरीज आपको लगता है कि एक प्रीलिम्स के लिए काफी है, सफिशिएंट है, और मेंस के लिए कितनी टेस्ट सीरीज आपको करनी चाहिए? हाँ हाँ, देखिए प्रीलिम्स की बात करें तो अगेन उसमें बात वही रहती है कि एलिमिनेशन स्किल प्रैक्टिस करना होता है। जी। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। जैसे मैं बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं लगाता था, मेरा 20-30 टेस्ट लगाता था, लेकिन हर हम्म। टेस्ट के बाद अच्छे से डीब्रीफ करता था। लेकिन मैंने जी। ऐसे भी लोगों को सुना है जिन्होंने 160 से 200 टेस्ट भी दिए प्रीलिम्स के लिए। एग्जैक्टली। तो वो पर्सन के कंफर्ट पे होता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तो आप मतलब इम्प्रूव करोगे ही करोगे। लेकिन रादर देन द नंबर ऑफ टेस्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जैसे जो टेस्ट दे रहे हो उसमें जो गलतियां हो रही हैं आप उनको एनालाइज कर रहे हो कि गलतियां क्यों हो रही हैं। टू गिव हम्म। एन एग्जांपल, जैसे एलिमिनेशन स्किल वाली बात है ना, तो सपोज आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, आपको चार में से चुनना है, आपने दो एलिमिनेट कर लिया, दो में से चुनना था, आपने कुछ लॉजिक लगाया और आपने एक ऑप्शन चुना। टर्न्स आउट जब आपने आंसर चेक किया तो आपका आंसर गलत हो गया था। तो आपने ये जो हम्म। गलती किया, जहां आप सही करेंगे दैट इज लेस इंपॉर्टेंट, जहां आप गलत करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब उसको एक बार रेगुलरली नोट करते रहेंगे कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं ना, तो एक पैटर्न इमर्ज होना स्टार्ट होगा। आप देखेंगे कि आप एक पर्टिकुलर टाइप की गलतियां बार बार कर रहे हैं, तो आप उस गलती को एग्जाम में अवॉइड करना है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे एक अप्रोच है कि आप कम टेस्ट दीजिए और उसमें एनालाइज कीजिए कि आप गलतियां क्या हम्म। कर रहे हैं, इस तरीके से एकदम इंटेंसिव एनालिसिस कीजिए और उसके बाद पूरा कंटेंट पे फोकस कीजिए। एक दूसरा अप्रोच है वो है ब्रूट फोर्स अप्रोच, जितने ज्यादा टेस्ट देना है दीजिए। जैसे लोग 100 दो 200 टेस्ट भी देते हैं, तो उसमें होता है कि ये बाई डिफॉल्ट हो जाता है, आप अलग से इसमें एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन आप इतने टेस्ट दे रहे हैं कि वो अपने आप आपको दिखने लगेगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं। तो हम्म। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। फिर आपने एक चीज पूछी कि स्टार्टिंग से देना है या कब से देना, जी। आइडियल टाइम कब से रहता है स्टार्ट करने का। तो देखिए मेरा तो ये रहता था कि मैं प्रीलिम से 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट करता था और ऑलमोस्ट हर थर्ड डे मैं एक टेस्ट देता था, तो उसी से 2 महीने में अराउंड 20 टेस्ट के आसपास हो जाते थे। हम्म। लेकिन आजकल बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे इनसाइट की हैं, विजन की हैं, ये लोग स्टार्टिंग के 10-15 टेस्ट जो होते हैं अपने एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाते हैं, जी। ताकि जिन्होंने एक साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है वो भी एग्जाम देना इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइप के टेस्ट, क्योंकि मेरे काफी अटेम्प्ट हो चुके थे, तो मुझे उस लेवल के टेस्ट देने की जरूरत नहीं थी, तो मैं तो स्किप करके सीधे जो प्रॉपर फुल सिलेबस वाले एग्जाम होते थे मैं तो वही देता था। हम्म। लेकिन अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है और थोड़ा तैयारी के टाइम पे कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, स्किल्स पे काम जी। करना है, एलिमिनेशन स्किल्स पे, तो यू कैन वर्क ऑन दो टेस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बहुत सारी कोचिंग एनसीईआरटी पे भी टेस्ट सीरीज बना के देती हैं, तो दोज कैन बी रिफर्ड। ओके। सर, दीज डेज बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों जो हैं ये ऑलमोस्ट 60 to 70%, I'd like to take the liberty to say this, but I think 60 to 70% करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। इवन जो कनेक्शंस, जो स्टैटिक पोर्शन भी है, वो कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स से कनेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए व्हाट शुड वी डू? क्योंकि इतनी वेबसाइट्स हैं, इतना मटेरियल अवेलेबल है, ये मैनुअल, ये मैगजीन, मंथली, वीकली, हाउ डज वन, क्योंकि इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, अगर आप वो करेंगे तो स्टैटिक छूटेगा। तो कहाँ से आप ब्रीफ कर सकते हैं अपने आप को, और कैसे करंट अफेयर्स को ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए इसमें भी ये जो मतलब स्टूडेंट की वरीज होती है ना, ये भी एक कह लीजिए कि मिसपरसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। जी। तो पहली बात तो ये रियलाइज कीजिए कि करंट अफेयर्स नाम की कुछ चीज नहीं होती है। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आज हो रहा है जो पहले नहीं हुआ है, या मतलब उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, मतलब बेहतर हाँ। समझ में आएगा। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है या एनआरसी वाला ये इशू हो रहा है, तो सिटीजनशिप इज नॉट ए न्यू इशू, है ना, ये हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। जी। मतलब ये इशू चला भी जाएगा तो 10 साल बाद भी कुछ इशू आ सकता है। और यूपीएससी इज वेरी वेल नोन कि किसी साल ऐसा एकदम करंट अफेयर्स वाला पूछ लेगा, किसी साल एकदम स्टैटिक वाला पूछेगा। बट द की हाँ। थिंग वी शुड रिमेंबर, वी शुड कीप इन माइंड इज कि वो जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन भी होते हैं ना, उसके बेस में होता है यही स्टैटिक वाला पार्ट। जब जी। वो पूछेगा आपसे एनआरसी के बारे में, तो वो पूछेगा वही कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, सिटीजनशिप का। तो जो सिटीजनशिप वाला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको वो पता होना चाहिए। जो हम्म। सिटीजनशिप एक्ट आ चुके हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप उसी के आधार पे तो आंसर करेंगे। ये करंट अफेयर्स विल बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर आंसर, और ये तो एग्जैक्टली। मेंस के लिए तो है ही है, प्रीलिम्स में भी है। तो आप स्टैटिक पे पूरा फोकस कीजिए, पूरी मेहनत बनाइए। जहां तक करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है उसकी बात है, तो ये आपने सही कहा, मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा, मतलब आप जिस दुकान पे जाइए आपको नई अलग मैगजीन मिलेगी, आपको थोड़ा वो होता है कि कौन सा मटेरियल रिफर करूँ, कौन सा। सर, आई थिंक आपका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हेलो।
सो आई थिंक आपका नेट स्लो चल रहा है थोड़ा. हेलो. हेलो। जी. एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? या यू आर ऑडिबल। ओके. यस, यू वर जी सेइंग. जी। अभी आवाज कट गई थी क्या? कनेक्शन का कुछ इश्यूज था जी. क्या? जी, कनेक्शन इशू था आई थिंक. ओके, तो वेयर डिड आई You were talking about वेयर वाज आई? the various materials that are available in the market for current affairs. जी। देखिए, इसमें यह है कि मतलब दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट कि जैसे जो मटेरियल आ रहा है उसको रेफर कर लिया है ना। तो Hmm. मार्केट में इतना मटेरियल है कि अगर आप बहुत सारी चीजें करने लग जाएंगे तो आपका कुछ भी सॉलिड बेस नहीं रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि एक अखबार पकड़िए, चाहे हिंदू पकड़िए चाहे इंडियन एक्सप्रेस पकड़िए। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी आपको मतलब डिफरेंट लोग बोलेंगे कि डिफरेंट अखबार अच्छे हैं। जी. तो यूज योर ओन, मतलब जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से एक अखबार पकड़ के चलिए और उसको अच्छे से कंसिस्टेंटली कीजिए, ठीक है। Hmm. और उसके अलावा कोई एक मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए, दैट शुड बी सफिशिएंट। मतलब उससे बाहर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बस यही है। मतलब बहुत आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन भी देखिएगा, बहुत सारे मटेरियल रहेंगे, इतनी सारी जी. मैगजीन्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स में मैगजीन्स हैं। अब मैं आपको ज्योग्राफी के लिए बताऊं तो योजना है, कुरुक्षेत्र है, ज्योग्राफी एंड यू है। तो कोर जी. सिलेबस ही इतना बड़ा है कि आप अगर वो मैगजीन्स करने में लग जाएंगे तो वो करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार आपका कोर सिलेबस खत्म हो गया है तो देर आर वेज इन विच यू कैन कवर दोज मैगजीन्स ऑल्सो, जो आपके बाहर का Hmm. सिलेबस है। आप स्टडी ग्रुप्स बना के मैगजीन्स बांट सकते हैं। जैसे एक बंदे ने ज्योग्राफी एंड यू का बना लिया ग्रुप में, दूसरे ने जो है कोई योजना का बना Hmm. लिया, तीसरे ने कुरुक्षेत्र का बना लिया, तीनों ने शेयर कर लिया। तो आप इस तरीके से मैगजीन्स भी कवर कर सकते हैं। बट मैगजीन जस्ट आपको स्लाइड टेस्ट प्रोवाइड करता है, इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। एक अखबार और एक Yes. मैगजीन पकड़ के चलिए, दैट शुड बी नफ। Okay. Sir, when you were preparing, what kind of a daily schedule were you following for the preparation? कब आप उठते थे? What was your sleeping pattern? Because usually engineering students जो है वो रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह लेट ही उठते हैं mostly. But कुछ लोग जी, कहते हैं 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि रात भर पढ़िए. So what was your daily schedule? देखिए, मेरे केस में तो मेरा मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरा शेड्यूल मेरे हाथ में नहीं था। बिकॉज आई वॉज जी. प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वाइल आई वॉज वर्किंग इन एनएमडीसी। तो हम्म. मेरा सुबह 8 से शाम को 5-6 बजे तक तो ऑफिस ही रहता था। तो मेरे हाथ में जी. ये तो था ही नहीं कि मैं दिन में पढ़ सकता हूँ। और ऑफिस से आने के बाद इतनी थकान हो जाती थी कि पढ़ना संभव होता नहीं था। तो मैं आके खा पी के सो जाता था, आराम से उठता था। मैं रात में 12-1 बजे उठता था। उसके बाद फिर हाँ. सुबह तक पढ़ता था अपना पूरा, और सुबह तक पढ़ने के बाद ऑफिस चला जाता था। तो आई थिंक आई विल बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ दिस कर्व। तो आप ये गलत सवाल मेरे से पूछ रही हैं, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा, और मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि वो दिन में ही पढ़ते हैं, प्रॉपर एक स्लीप जी. शेड्यूल मेंटेन करते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में अपना फोकस चाहिए रहता है, अपना हम्म. हेल्थ भी आपको मेंटेन करना है। मेरे केस में तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स के कारण वो पॉसिबल नहीं था, तो आई यूज टू स्टडी इन द नाइट। और अभी भी वैसी आदत बन गई है, तो आजकल भी वैसा ही रूटीन है। Okay. What about essay writing? वो आपने कब स्टार्ट किया था? After the prelims were completed या फिर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ा थोड़ा ऐसे? जी, नहीं देखिए, ऐसे राइटिंग तो मेरे को स्कूल से इंटरेस्ट था। मतलब Okay. बाकी सिलेबस का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसे आई यूज टू लाइक राइटिंग ऐसे सिंस स्कूल। तो मतलब मैंने काफी इसमें प्राइजेस वगैरह भी जीते हुए हैं। तो ऐसे लिखने का एक मेरे को मतलब काफी पहले से शौक था। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था। यूपीएससी में ये हो गया कि थोड़े टॉपिक्स चेंज हो गए, थोड़ा फोकस चेंज हो गया, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग चेंज हो गए। जी. उसके अलावा ऐसे का एक, जैसे हम लोग को स्कूल में सिखाते थे, एक सेट स्ट्रक्चर होता था। हम्म. एंड बाय द वे यूपीएससी आल्सो फॉलोज दैट। जो Right. ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी में आप देखेंगे, उसमें एक पीछे ऐसे का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो हम्म. दैट इज यूज्ड। एक इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन का एक वेरी सेट स्ट्रक्चर होता है, तो वो जी. चीज फॉलो होती है। और अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आपका स्ट्रक्चर सॉलिड रहेगा, तो यू विल गेट एवरेज, अबव एवरेज मार्क्स इन ऐसे। बहुत जी. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत अच्छा भी लिखते हैं ना एग्जाम में, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स कम आते हैं। रीजन बीइंग कि उनका स्ट्रक्चर ही नहीं रहता है। मतलब कंटेंट आपका बहुत अच्छा भी हो, लेकिन आप स्ट्रक्चर में नहीं लिखेंगे, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर हाई मार्क्स। तो That's true. मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करें, और उस स्ट्रक्चर के लिए जो ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी एक आती है, उसके पीछे एक अपेंडिक्स दिया रहता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज के स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं। तो वो Okay. स्ट्रक्चर फॉलो करें एंड दे विल बी एबल टू डू रियली वेल। बाकी Okay. एक और मिसकंसेप्शन है यहाँ पे कि बहुत सारे डायमेंशंस डालने रहते हैं, या ऐसे राइटिंग में मैं काफी स्टूडेंट्स के आंसर कॉपीज भी चेक करता हूँ। तो जी. उसमें मैंने एक ये जनरल चीज नोटिस की है कि जब स्टूडेंट्स अपने एसेज लिखते हैं ना, तो हम्म. वो जीएस आंसर के जैसे अपने ऐसे लिखते हैं। जैसे जीएस जी. आंसर में बोला जाता है आप बहुत सारे डायमेंशंस डाल दीजिए,
या आप मतलब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारे एंगल्स डाल दीजिए, या कुछ भी टॉपिक है तो आप उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी डाल रहे हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। ऐसे का एक सिंपल पर्पस होता है, आप एक स्ट्रक्चर में लिखिए, दूसरा जो भी टॉपिक है उस पर आप एक स्टैंड लीजिए और उस स्टैंड को डिफेंड कीजिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। तो मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू देता हूँ। मैं अभी एक ऐसे चेक कर रहा था, ग्लोबलाइजेशन इज डेड, द टॉपिक वाज ग्लोबलाइजेशन इज डेड, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ने काफी अच्छा, कोरोना के टाइम में कैसे बिजनेस कम हो गया वगैरह, वर्ल्ड ट्रेड कम हो गया, उस तरीके से काफी अच्छा हुक दिया था, उसके बाद अपना शुरू किया था। बट वन थिंग दैट वाज मिसिंग इज कि आपका स्टैंड कहीं क्लियर नहीं हो रहा था ऐसे में। तो द वन थिंग द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर, जब आपका ऐसे चेक करते हैं ना, कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें ही आपका थीसिस स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, आपका स्टैंड क्या है। लेट्स से द टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन इज डेड, so either you are for the statement or you are against the statement or you are somewhere in the middle, only three possibilities are there, और ये एग्जॉस्टिवली सारे सिचुएशंस कवर कर रहे हैं। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में स्पेसिफाई करना है, इज ग्लोबलाइजेशन डेड, डू यू बिलीव दैट टू बी ट्रू, तो आप फॉर में हो। आप अगर बिलीव करते हो कि ऐसा नहीं है तो आप अगेंस्ट में होगे, तो ये आपको स्पेसिफाई करना है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जो मैंने देखा है 90% स्टूडेंट मिस कर देते हैं। एक बार आपने ये अपना स्टैंड जो है आपने स्पेसिफाई कर दिया इंट्रोडक्शन में, तो उसके बाद आपको पूरे ऐसे में आपका काम ही ये रहता है कि आप इसके जो आपने स्टैंड लिया है उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दें, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करें, और लास्ट में कंक्लूजन में आप कंक्लूसिवली जो है अपना स्टैंड जो है ये दिखा दें कि आपने कैसे उसको प्रूव किया हुआ है। तो ये कैसे का जनरल स्ट्रक्चर होता है, आप इसको फॉलो करेंगे तो एवरेज अबव एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। जी सर, अब जो आंसर राइटिंग है और जो ऐसे राइटिंग है उसमें व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर स्टैंड, लाइक यू हैव टू बी whether you have to be neutral or you have to take a particular stand, because that is a very confusing thing, that how do you change your complete ideology while writing the answers? जी देखिए, आइडियोलॉजी का तो कुछ नहीं है, मतलब इन द सेंस कि ऐसे में यू हैव टू टेक अ स्टैंड, ठीक है मतलब ये वो डाउट में नहीं है, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, इफ यू आर नॉट टेकिंग अ स्टैंड तो यू आर नॉट केटरिंग टू द डिमांड ऑफ द ऐसे, ठीक है। लेकिन जीएस में क्या होता है कि मतलब आइडियोलॉजी आपकी कुछ भी हो, आप कितना भी क्रिटिसिज्म लिख दें, आप मतलब एक्सट्रीम वर्ड्स तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस, है ना, तो गवर्नमेंट आप ये नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग। तो आप जैसे कुछ मतलब मार्केट में एक जनरल परसेप्शन है कि द हिंदू जो है अपना जैसे बहुत ही लेफ्ट विंग न्यूज़पेपर है, इस तरीके से एक परसेप्शन है, तो आप वो पढ़ेंगे तो आपकी उस टाइप से आइडियोलॉजी हो जाएगी, आपके आंसर्स में भी दिख के आएगा। तो इस टाइप की चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ईदर वे यू हैव टू वर्क ऑन द फ्रेज यू आर यूजिंग इन योर आंसर राइटिंग। आप कोई एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं, कभी नेगेटिव वे में आप आंसर एंड नहीं कर सकते हैं कि सिचुएशन इज होपलेस या उस टाइप से। अगर होपलेस है तो आप सरकार में आई क्यों रहे हो, वो बात हो जाती है। तो मतलब इस तरीके से यू हैव टू यूज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, लेकिन यू कैन क्रिटिसाइज। जैसे ये होता है कि आपकी आइडियोलॉजी नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ओनली थिंग इज यू शुडंट यूज एक्सट्रीम वर्ड्स। ऐसे मतलब ये नहीं कह सकते हो कि आप गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग जिसको थोड़ा और करना चाहिए या अच्छे से नहीं कर रही, आप ये कह सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते एक्सट्रीम वर्ड्स। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, राइट? एक्सट्रीम वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते हो। हाँ, ओके। Sir, now that you are in the services, what do you think are the essential qualities that make a good civil servant? Because हम आयरन देखते हैं, कभी किसी को excuse my words, but कभी किसी को bribery के लिए पकड़ा जाता है, कभी somebody is not doing their work properly, इस वजह से कहीं trap हो जाते हैं, या फिर इस तरीके की बहुत छोटी बातें आम हैं, but इतना पढ़े लिख के आते हैं, इतने लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते हैं, हर चीज देखी होती है, चाहे क्रेस्ट हो या ट्रम्प्स। What do you think makes a good civil servant? देखिए, इस पे तो मतलब बहुत लोगों ने किताबें पूरी लिख डाली हैं कि अच्छा सिविल सर्वेंट क्या होता है, बट आप मेरे से पर्टिकुलर पूछेंगे तो ऐसा क्या है, तो आई वोंट बी एबल टू ऑफर एनीथिंग न्यू। बट मेरे दिमाग में जो एसेंशियल चीजें हैं जो किसी सिविल सर्वेंट को करनी चाहिए, आई थिंक देयर आर 4 थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स, लास्ट की चीज तो काफी एक पर्सनैलिटी वाली चीज है जिसको लोगों को डेवलप करने के लिए काफी मतलब थॉट प्रोसेस पे काम करना होता है। पहली 3 चीजें हैं जो काफी लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, ये हैं क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपका क्लैरिटी इन द सेंस कि आप कोई भी चीज जीवन में कर रहे हो तो आप उसको क्यों कर रहे हो, है ना। जैसे इसमें ये दोनों जो स्पेक्ट्रम है उसके दोनों एंड्स पे ही आता है। जैसे कि मतलब आप कभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं निकलता आपका, तो आप ना, तो ये सिचुएशन में भी आपका काम आता है। मतलब यू शुड नो कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्यों कर रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में रीजन बोला था, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है रूट कॉज एड्रेस करने का। तो लेट्स से यू आर एड्रेसिंग अ रूट कॉज ऑफ हेल्थ केयर, आप बन जाते हो, इमेजिन करो आप डीएम बन गए हो, ठीक है, आपको वो फैसिलिटी मिल रही है कि आप कुछ कर रहे हो, तो आप सारे इनिशिएटिव लोगे, सारे तो सक्सेसफुल होंगे नहीं,
कभी तो आपको फेलियर आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब आपको जब क्लैरिटी होगी कि आप कोई चीज क्यों करना चाह रहे हो ना, तो आप उस तरीके से चीजों को, उस लेंस के थ्रू आप चीजों को एनालाइज करने लगोगे। तो सपोज आपका कुछ फेलियर भी होता है या आपको कोई डिसीजन करना होता है, मतलब आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपको कौन सा चॉइस चूज करना है, तो आप उस लेंस के थ्रू चीजों को देखते हो, आप चूज कर पाते हो। तो एक क्लैरिटी होना चाहिए कि आप कोई चीज कर क्यों रहे हो। आप क्लैरिटी एग्जैक्टली। के साथ शुरुआत करोगे तो दूसरी चीज आपकी जो चाहिए होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। जी। क्योंकि जैसे आप बोलते कुछ हो, जो करते कुछ हो, उसमें डिफरेंस होता है, तो फिर आप कहाँ से सिलेक्ट होगे। या आप बनने के बाद भी अगर बोल रहे हो कि मैं ये चीज सुधार कर दूंगा, तो आप जी। मतलब बोलने को तो आप बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हो, लेकिन आप उसको करने के लिए जो कठिन चीजें कर रही हैं, जो बोरिंग चीजें करनी है, जैसे आपको एग्जाम निकालना है, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा है इमेजिन करना कि मैं आईएएस बन के क्या करूंगा, मैं डीएम बन के क्या करूंगा। लेकिन उसके लिए जो चोर्स हैं, मतलब आपको 12-12 घंटे, आपको 3-3 घंटे बैठ के अखबार ही पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, तो जी। आफ्टर अ व्हाइल इट स्टार्ट्स टू गेट बोरिंग। तो आप कैसे उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, आप जो बोल रहे हो उसको कैसे कंसिस्टेंटली फॉलो थ्रू कर पा रहे हो, तो दैट मैटर्स अ लॉट। नहीं तो फिर जो आप बोल रहे हो सब हवा में बोल रहे हो, उसका कोई मतलब एक्चुअल रियल लाइफ में तो कोई राइट। वैल्यू है नहीं। और आप कंसिस्टेंसी कब दिखा पाओगे, जब आपके पास पहली चीज होगी जो है क्लैरिटी। जब आप क्लियर होगे, जब भी आपके पास कुछ डिलेमा होगा या कुछ डिसीजन लेना होगा, तो आप उसी कंसिस्टेंसी से डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी कि आप कोई चीज कर क्यों रहे हो। जब भी आप ये कंसिस्टेंसी से कोई काम करोगे, तीसरी चीज इसी से लिंक्ड है, डिसिप्लिन। क्योंकि जी। आप ही देख रहे हो कि जैसे वीकेंड में अपने पास ऑप्शन है। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण दूं, तो मैं जहाँ जॉब कर रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स की लाइफ बड़ी अच्छी थी, इन द सेंस कि 8 to 5 काम करके आए, बाकी फिर मतलब आसपास पूरा घूम फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। लेकिन आप मेरी लाइफ देखिए, 8 to 6 काम करके आया, उसके बाद क्योंकि पढ़ना रहता था, थका रहता था, तो सो जाता था, रात भर जग के पढ़ता था, तो खेलने कूदने का टाइम मिलता नहीं था। जी। वीकेंड्स में लोग जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं या इधर उधर घूमने जा रहे हैं, तो मेरे पास तो वही टाइम है जब मैं फुल फुल डे बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो जाने का मेरा भी मन करता था, लेकिन एक थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन कैसे आएगा, जब क्लैरिटी रहेगी और कंसिस्टेंसी रहेगी कि करना क्यों है और मतलब कैसे करना है। जब ये सब 3-4 चीजें हो जाएंगी, तो मोस्टली ये है कि जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो, आप बन तो जाएंगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आती है जो काफी लोग सिलेक्ट होने के बाद भी काफी लोग नहीं दर्शा पाते हैं या डेवलप कर पाते हैं, वो है एम्पथी। और एम्पथी देखिए, इट्स वेरी सिमिलर टू सिंपथी। जैसे सिंपथी में होता है कि आई नो हाउ यू फील, एम्पथी का मीनिंग क्या होता है, आई फील हाउ यू फील। वो वाला डिफरेंस होता है, आई नो हाउ यू फील एंड आई फील हाउ यू फील। तो एम्पथी कैसे डेवलप होती है, जब आप ये सीख जाते हैं दूसरे के, मतलब बिफोर जजिंग एनीवन, यू शुड लर्न टू वॉक इन देयर शूज। यू शुड वॉक इन देयर शूज फॉर अ माइल बिफोर यू जज एनी पर्सन। जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करते हैं ना, तब जो है आपके अंदर एक एम्पैथी डेवलप होती है। तो एम्पैथी इज एन एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट। आप इन सब स्किल्स पे काम कीजिए, कीप योर हेड डाउन एंड वर्क हार्ड। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण आप सिविल सर्वेंट तो छोड़िए, जो भी बनना चाह रहे हैं आप ना बन पाए। लेकिन अगर ये सब चीजें ध्यान में रख के आप करेंगे, तो सिविल सर्विसेज में तो आपका बहुत इजीली सिलेक्शन होगा। राइट। सर इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी बिकॉज पहले आप 1 साल ऑलमोस्ट एवरेजली 1 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 1 साल पूरा एग्जाम के प्रोसेस में निकल जाता है। इट रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस, और बहुत सारे लोग उसी वजह से बीच में कहीं जाके छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वही है जो मैंने पिछले आंसर में बोला ना, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए आप कर क्यों रहे हैं। छोड़ने का कारण कई बार क्या होता है कि 3-4 बार भी ट्राई करने के बाद या तो सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है। जी। सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें कई बार ये होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि मैं क्यों, मतलब इतनी मेहनत तो की है मैंने, फिर भी मैं सक्सीड क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो जी। इसमें वही चीज है कि आपके पास या तो गाइडेंस की कुछ इशू हो गया है, या तो आप किसी गलत पाथ पे चल रहे हो, है ना। या तो जो आप बोल रहे हो, आप बोल तो रहे हो बट कंसिस्टेंटली फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हो, या डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, और लास्ट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट उस हिसाब से आ जाए। तो राइट। सक्सीड ना होने के दो ही रीजन है, या तो आपके पास गाइडेंस ही नहीं है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, और या तो फिर ऊपर के जो 3 इश्यूज थे उसमें कहीं कमी है। तो जो लोग छोड़ देते हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि पहले आप जो है अपने क्लैरिटी वाला एस्पेक्ट है उसको आप थोड़ा उस पर काम कीजिए। एक बार आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, तो ओनली थिंग रिमेनिंग विल बी गाइडेंस। और उसके लिए तो फिर मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो गाइडेंस के लिए भी काम करने की जरूरत पड़ती है। मेरे केस में मैं बताऊं आपको, मेरा जो 3 बार सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल में थोड़ा गाइडेंस गलत मिल गया था। तो आई वाज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, बट आई वाज वर्किंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो जीएस में मेरे अच्छे नंबर आते थे, हर बार उतने आते थे कि अकेले जीएस के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता, पर ज्योग्राफी में एवरेज से भी 50-60 नंबर कम आते थे। मुझे 4th ईयर में एक मेरे कॉलेज के सीनियर मिल गए थे, और ही वाज सिलेक्टेड। वो आईपीएस थे, दोबारा एग्जाम दे रहे थे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए। उन्होंने मेरे को ज्योग्राफी के रिलेटेड मतलब 15 मिनट की मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने जो जो मुझे गाइड किया मैंने वो किया उस साल। जो 15 मिनट की बात हुई थी उसके बेसिस पे ज्योग्राफी में मेरा स्कोर 100 मार्क्स से जंप हो गया, और उसी के कारण उसी साल सिलेक्शन मिल गया मेरे को।
तो गाइडेंस इज वन थिंग विच मोस्ट स्टूडेंट्स लैक। तो गाइडेंस के लिए थोड़ा काम कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए काम कर रहे हैं, आप लोग ये टॉपर स्टॉक वगैरह करवा रहे हैं, तो इससे भी एक थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन इस पे थोड़ा स्टूडेंट काम कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स एन एलिमेंट ऑफ लक ऑल्सो। अदरवाइज काफी मेरे एक्सपीरियंस में जो काफी लोग छोड़ते हैं उनका यही रीजन रहता है कि वो या तो क्लैरिटी नहीं है, या तो कंसिस्टेंसी नहीं है, या तो डिसिप्लिन नहीं है। तो अगर ये सब चीजें आपके अपने हाथ में है, इस पे तो आप काम कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए थोड़ा किस्मत की भी बात है कि किसको कौन सी गाइडेंस मिल जाती है। तो यही रीजन है। सर आपको न्यूज़पेपर में कितना टाइम लगता था? बिकॉज जब हम स्टार्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बिकॉज नया नया स्टार्ट करते हैं तो 2 घंटे, 1.5 घंटा से 2 घंटे लग जाता है। तो आपके हिसाब से आइडियल टाइम कितना लगना चाहिए? लाइक आफ्टर 6 months ऑफ कंटिन्यूसली रीडिंग न्यूज़पेपर्स, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डेडिकेट, व्हाट टाइम, हाउ मच टाइम डू यू थिंक वी शुड डेडिकेट टू रीडिंग न्यूज़पेपर्स? देखिए, ये क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी परेशान करता था कि कितना आइडियली कितना पढ़ना चाहिए। बट अगेन ये तैयारी आप कर लेते हो तो आपको समझ में आता है दिस इज अ यूजलेस क्वेश्चन, या रादर दिस इज अ यूजलेस मेट्रिक टू जज योर प्रिपरेशन बाय। क्योंकि आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, है ना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो 2-3 घंटा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे एक एक वर्ड पढ़ना है, मुझे किस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपने बोला ना अभी कि 6 महीने बाद थोड़ा मतलब समय ज्यादा लग रहा है या क्या हो रहा है, 6 महीने बाद कितना कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप एक बार जब पढ़ते हो ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के न्यूज इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्टिंग में क्या करोगे कि आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू करोगे, आप एक एक आर्टिकल पढ़ोगे, उसका अच्छे से पढ़ोगे, नोट्स वोट्स बनाओगे। आप 1 महीना पढ़ो उसको अच्छे से, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है स्टार्टिंग में, सबको लगता है, मेरे को भी लगा था, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप इससे पहले तो आप स्टैटिक खत्म कर ही चुके होगे, एनसीईआरटी वगैरह, तो आपका एक जनरल आउटलुक रहता है एग्जाम की तरफ। इसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस टाइप के नहीं पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सिलेक्टिवली टारगेट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो आप जब सिलेक्टिवली टारगेट करते हो ना, तो 3 घंटे से 2 घंटे होता है, और 2 घंटे से फर्दर कम हो जाता है। जब आप एक बार एग्जाम वगैरह दे लेते हो तो आपको और आइडिया लग जाता है, एक अटेम्प्ट हो जाता है, तो उसके बाद तो ये टाइम बहुत फास्ट कम होता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये इनएविटेबल है कि टाइम लगेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो फियर साइकोसिस रहती है ना, आपको लगता है कि सब कुछ कवर कर लें, अगर कहीं यहाँ से आ गया तो हम क्या करेंगे। तो उस चक्कर में एक एक वर्ड अखबार का पढ़ने लगते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसमें आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अपना एक गाइड बना के चलें, और उसको देख के चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको देखना क्या है। तो 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी वाली सिचुएशन में कि आप जॉब में है, तब फर्क पड़ता है आपको, क्योंकि यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू स्टडी। लेकिन आप दिन भर पढ़ रहे हैं तो आप 2-3 घंटे भी लगा सकते हैं। आई थिंक इट इज मतलब एक्सपीडियंट टू स्पेंड दैट मच टाइम, क्योंकि आप कर ही क्या रहे हो, और मतलब दिन भर तो आपको तैयारी करनी है ना, डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। तो आप 2-3 घंटे भी लग रहे हैं, लगाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आधा 1 घंटा कुछ चीजें नहीं पढ़नी थी आपने पढ़ लिया, लेकिन एग्जॉस्टिवली आप कवर तो कर रहे हो। एंड ओवर टाइम बिलीव मी ये टाइम कम हो जाता है अपने आप, क्योंकि आपके पास अदर चीजें कवर करनी होती हैं, सिलेबस कवर करना होता है। तो आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके चलते हो और आपके पास टाइम प्रेशर रहता है, तो अपने आप को आप सिलेक्टिव पढ़ने लगते हो, तो अपने आप टाइम कम होता जाता है। कुछ लोगों के लिए हालांकि वो कम होते होते भी आके 2 घंटे पे रुक जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आधे घंटे में ही निपटा देते हैं। तो वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड होता है कि सिलेक्टिवली हम कितना तेज इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं। पर स्टार्टिंग में आपके पास टाइम लग रहा है तो उसको स्पेंड कीजिए, क्योंकि आप टाइम स्पेंड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है तो लगाइए, ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स जब तक प्रीलिम्स आएगा तब तक बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा ये। और उसके बाद भी अगर टाइम लग रहा है, 2-2.5 घंटे भी लग रहा है, तो उसको लगाइए, क्योंकि मतलब इट्स वर्थ इट। So when we follow a workout regime, we always take a cheat day once in 7 days or 15 days. I think studying is also a workout of your brain, supposedly saying. तो आप cheat days लेते थे? देखिए, मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी रहता नहीं था, लेकिन ये है कि जैसे मैं काम करने जाता था, तो मैंने अपनी पोस्टिंग ऐसी जगह ले रखी थी जहां पे बहुत मेंटल वर्क नहीं होता था, फिजिकल वर्क बहुत होता था। तो मतलब इसलिए कह लीजिए मेरा वही ब्रेक हो जाता था। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जैसे आप कोई 6-7 दिन पढ़ रहे हो तो आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि मतलब नहीं तो आप एक लेवल के बाद सैचुरेट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि आप ठीक है चीट डेज लो, एक आध दिन आपने ब्रेक लिया है तो लो, लेकिन जो आप बाकी 5-6 दिन पढ़ रहे हो ना, तो उसमें ये चीट डे के बारे में सोचते हुए मत पढ़ो। मतलब कहने का मतलब वीकेंड के बारे में या दोस्तों के साथ बाहर जाना है उसके बारे में आप मतलब जैसे टेक इट स्टेप बाय स्टेप, जो आपके सामने वो करो। आप 5-6 दिन पढ़ रहे हो ना, तो जो आपने टारगेट्स पूरे किए हैं, मतलब आपने डिसाइड किए अपने लिए कि सपोज मुझे ये 5 चैप्टर खत्म करने हैं, तो वो खत्म होगा फिर ही आप चीट डे का सोचो। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 दिन पढ़ लूंगा, सपोज 4 चैप्टर भी हुए तो सैटरडे को मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है तो मैं बाहर जाऊंगा ही जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब अगेन वो वाली चीज जो स्टार्टिंग में बताई थी कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। आपके बाद एक बार आपके पास क्लैरिटी है ना,
तो ठीक है चीट डेज लीजिए, इट्स मतलब इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि आप अदरवाइज आप सैचुरेट हो जाओगे तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो 5-6 दिन आपने पढ़ा, एक दिन ब्रेक लो, नो इश्यूज, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि आप मतलब जब दोस्तों के साथ हो तो ये नहीं कि पढ़ाई का सोच रहे हैं, तो बाहर जाके जब भी मतलब थोड़ा चीट डे कर रहे हैं तो ठीक है, पूरा उसी पे फोकस कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप तभी इतना रिचार्ज हो पाओगे कि आप नेक्स्ट 5-6 डेज पढ़ पाओगे अच्छे से। तो जो भी कर रहे हो उस पर फोकस करो, लेकिन एक थोड़ा मतलब एग्जाम के सेंस में थोड़ा क्लैरिटी लेके चलो कि अपना शेड्यूल कैसा होना चाहिए। राइट। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका थर्ड अटेम्प्ट था जब आपने क्लियर किया, तो पहले तो ये कि जब पहले 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हो पाया था तो कैसा फील हो रहा था, बिकॉज इट्स हॉरिबल, आई नो द फीलिंग। और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या डिफरेंट किया है आपने इस थर्ड अटेम्प्ट में जब जो आपका सिलेक्शन हो गया? देखिए जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, ठीक है जी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मुझे गाइडेंस गलत मिल गई थी, तो ये तो हाइंडसाइट में पता चला, उस समय तो पता नहीं था कि गाइडेंस गलत मिल गई है। तो उस समय जब मैं एग्जाम लिख के आया था तो मतलब आई वाज फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है, इस बार तो लिस्ट में नाम है ही है। राइट। तो पहली बार में नाम नहीं आया तो मतलब शौक तो बहुत लगा था, 2-3 दिन तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने थॉट्स गैदर किए, दोबारा पढ़ना शुरू किया, और मैं इंतजार कर रहा था कि जब मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कितने नंबर से रह गया, हो सकता है कुछ नंबर से रहा हो तो मे बी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना हो। जब फर्स्ट ईयर के एंड में मार्कशीट आई थी तो आई मिस द मेंस कट ऑफ बाय 92 मार्क्स। तो 92 मार्क्स इज अ ह्यूज डिफरेंस, इसका मतलब आप रेस में थे ही नहीं कभी। तो वो मेरे को बहुत शौक लग गया था, मुझे पता चल गया था कि कहीं तो गाइडेंस गलत है, ठीक है। और मोस्टली मुझे लग रहा था कि ये ज्योग्राफी का ही हुआ है, क्योंकि जब मार्कशीट आई थी तो ज्योग्राफी में ही कम नंबर थे, एसए और जीएस में मेरे काफी अच्छे नंबर थे। तो और इसी के बाद जो है, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने ज्यादा कम थे तो मुझे लगा कि मुझे एक जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन द सेंस कि अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है, मैं रेस में भी नहीं हूँ, तो मे बी उस समय दिमाग में ये तक डाउट्स आ रहे थे कि मे बी दिस एग्जाम इज नॉट फॉर मी। लेकिन मैंने कहा कि एक जॉब ज्वाइन कर लेंगे, उसके साथ में अपने वीक एरियाज पे काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं पीएसयूज के एग्जाम्स वगैरह दे रहा था, तो उसी में मेरा एनएमडीसी में सिलेक्शन हो गया था। तो एनएमडीसी में जाके भी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखी। तो उसमें मैंने जो फर्स्ट ईयर वहां पे था एनएमडीसी में, मैंने सिर्फ और सिर्फ जीएस और एसए पे काम किया। सेकेंड टाइम एग्जाम दिया तो उसके बाद अब मेरी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो गई थी, मतलब पहली बार जितना कॉन्फिडेंट था वो कॉन्फिडेंट तो ध्वस्त हो चुका था। मुझे पता था कि मतलब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आई वॉज नॉट वेरी होपफुल, लेकिन फिर रिजल्ट आया तो नाम उसमें लिस्ट में भी था नहीं सेकंड टाइम में भी, तो थोड़ा बहुत शौक लगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि पता था कि उतना मेहनत नहीं किया है, क्योंकि जॉब के साथ में कर रहे थे तो उतना दुख नहीं था। लेकिन जब मार्कशीट आई तो पता चला आई मिस द कट ऑफ बाय 6 मार्क्स ओनली। ओनली बाय 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स तो ऐसी चीज है जो अगर कोई और इन्विजिलेटर होता है, या मतलब इट्स अ वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें चेंज हो जाती तो लिस्ट में नाम आ जाता। तो इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि देखो मैं काम करते हुए भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने इतना मैनेज किया कि जस्ट 6 मार्क्स से मिस हुआ। तो दिस वाज वेरी वेरी इनकरेजिंग। उसके बाद सेकंड टाइम के बाद ही मैं अपना दिल्ली में टेस्ट सीरीज के लिए आया हुआ था। तो वहां पे मुझे एक सीनियर मिल गए, जिन्होंने, मैंने जैसे पहले मेंशन किया था, जो ज्योग्राफी के मेरे स्कूल के थे, जो जिनका ऑलरेडी आईपीएस में सिलेक्शन हो चुका था। तो एक शॉप पे उनसे 15 मिनट का कॉन्वर्सेशन हुआ, तो जो उन्होंने वो 15 मिनट में गाइडेंस दिया, मैंने पूरा एफर्ट अपने थर्ड अटेम्प्ट में उसी पे डाला। जो ज्योग्राफी में मुझे गलत गाइडेंस मिल गई थी, मैंने अपना सही चीजों पे काम किया, और इन वन अटेम्प्ट ओनली 100 नंबर का जंप आया ज्योग्राफी में। तो उसी से कट ऑफ, मतलब कट ऑफ प्लस 50 के आसपास मार्क्स आ गए थे, तो उसी से सिलेक्शन हुआ। ओके। लास्टली सर, अभी ये इतना अनसर्टन टाइम चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और बहुत सारे लोग अपनी प्रेपरेशन को अपनी 100% डेडिकेशन से नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई अपरूट हो गया है, कोई कहीं रह रहा था उसको कहीं आना पड़ गया है। और इस टाइम पर आप एक मैसेज जो अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड हाउ टू कीप द मोरल अप? देखिए मोरल का क्या है, मतलब मैं तो आपको बताऊं कि मैं जैसे अभी यहाँ फील्ड ट्रेनिंग पे हूँ अपना, तो मैं भी यहाँ पे एक ही बिल्डिंग में कन्फाइंड हूँ पास 3-4 मंथ से, क्योंकि सारे ऑफिसेज यहीं पे हैं, सब लोग ऑफिस आते हैं चले जाते हैं, मैं इसी बिल्डिंग में 3-4 महीने से कन्फाइंड हूँ। तो आई परफेक्टली अंडरस्टैंड ये जो चैलेंज रहता है अपना, कि आप कैसे अपना मोरल हाई रखते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आता है कि वही है कि आपकी क्लैरिटी होगी ना, जो स्टार्टिंग में मतलब वही बोला, ये जो 3-4 वैल्यूज होती है ना, ये आपका मतलब पूरे लाइफ को आपको अंडरपिन करेंगे। यूपीएससी तो एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन जब आपको क्लैरिटी कि आप क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप दिल्ली में रह के, सपोज दिल्ली में कोई फंस गया है या किसी शहर में फंस गया है, घर से दूर फंस गया है, लॉकडाउन वगैरह है, आप फंस गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम की तैयारी कैसे इफेक्ट हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन मतलब यहाँ पे आपको क्लैरिटी जो आएगी ना आपकी, कि मतलब आप क्यों एग्जाम दे रहे हो, दैट विल हेल्प। आप अगर उस चीज पे फोकस कर लोगे ना, तो ठीक है, मेंटल जो सैनिटी रहता है आपको मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण दूं, यहाँ पे मेरे को शाम को करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो मैंने अपना एक ये चैलेंज बनाया यहाँ पे कि यहाँ अगले 3 महीने में हर हफ्ते में मैं 2 किताबें पढ़ूंगा। तो यहाँ पे 12 वीक्स होंगे, आई हैव टू कवर 25 बुक्स बाय द एंड ऑफ दीज 3 मंथ्स, जो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग पे हूँ।
तो अभी मैं आता हूँ तो मैं फुल टाइम किताबें पढ़ता हूँ और डिफरेंट एरियाज की किताबें उठा के पढ़ता हूँ। साथ में मैंने अपना कुछ कुछ हॉबीज पे काम करना चालू किया है। मैं जैसे थोड़ा चेस खेलता हूँ, तो उसमें मैंने चेस थोड़ा स्टडी करना चालू किया है। तो मतलब हॉबीज पे वर्क कीजिए, जो आप बोल रही है ना स्टार्टिंग में चीट जी डेज वाली बात होती है। जी तो ऐसे सिचुएशन में जब आप लॉकडाउन वगैरह में रहते हैं या आप कन्फाइंड हैं या अनसर्टेनिटी बढ़ गई है कि शेड्यूल आगे बढ़ गया, तो आप क्या करें, क्योंकि मतलब नथिंग इज गोइंग द नॉर्मल वे। एग्जैक्टली। तो ऐसे में आपको चीट डेज को आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली डिजाइन करना है कि मतलब मे बी जो है आप वीकेंड में एक दिन तो आप अभी बाहर तो निकल नहीं सकते हो आप, तो बिल्कुल। रोज थोड़ा 2-3 घंटा ऐसा कर लो जिसपे आप अपने ऊपर काम करो, या पढ़ाई के बारे में एकदम मत सोचो, जस्ट लेट गो। आप उन चीजों पे काम करोगे, अपने हॉबीज पे काम करोगे। हॉबीज का काम ही यही है कि आपका पढ़ाई से मन हटा है, कोई ऐसी चीज राइट। जिसमें आपका मतलब आप फ्लो में आ पाओ, वो वाली चीज हम्म होती है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए और चीट डेज का फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंटेलिजेंटली डिजाइन कीजिए, तो आप मोरल थोड़ा हाई कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा तो डेफिनेटली है कि थोड़ा तो इफेक्ट होगा, देखिए वो तो सिचुएशन का है ही है, ठीक है। जी लेकिन आपकी अगर क्लैरिटी होगी कि आप कर क्यों रहे हैं, तो दैट विल कीप यू गोइंग। वही चीज है कि देखिए काफी स्टूडेंट्स क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि हम कर क्यों रहे हैं। और ये काफी समय तक मेरे दिमाग में भी नहीं थी। राइट। मैं अभी सोचता हूँ, अभी रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं सोचता हूँ कि मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में 92 मार्क्स से मिस हो गया, तो मेरे दिमाग में थोड़ा तो फियर हो गया था, जिसके कारण मैंने जाके तुरंत जॉब ज्वाइन कर लिया और फिर जॉब रहते हुए किया। जी अगर उसी समय मैंने इस फियर के साइकोसिस में ना आके मैंने हो सकता हो जॉब ही ना ज्वाइन किया होता, और मेरी उस समय तक ऐसी कोई फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी कि मुझे मतलब जरूरत थी नौकरी की, वो बस मैंने अपने डर के कारण ज्वाइन कर लिया था। तो राइट। अगर वो स्थिति ना होती, मैं फुल टाइम बैठ के करता, तो हो सकता हो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट की बात ही नहीं आती, मैं सेकंड में ही सिलेक्ट हो गया होता और मैं भी काफी अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो गया होता। जी तो ये चीज आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। उस समय मेरे दिमाग में काफी फियर था, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट तक भी फियर था, लेकिन वो काफी हद तक जो है थोड़ा क्लैरिटी आ गई थी, क्योंकि मतलब काफी कुछ सीख लिया था, जो 2-3 बार नहीं हुआ था उसका जो शौक लगा था उससे। तो अपने बाकी खाली टाइम में थोड़ा अपना हेल्थ पे काम कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, आजकल तो इतनी सारी एप्स हैं, तो अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और चीट डेज थोड़ा इंटेलिजेंटली डिजाइन कीजिए। इसके अलावा बाकी आप लोग हैं, आप लोग टॉपर स्टॉक ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, तो वो देखते रहिए मोटिवेशन के लिए। Okay, thank you so much, sir. Or by the way, sir is going to be evaluating essays on first come first serve basis. So anybody who's interested in getting their essays evaluated, please send it to him. And I really hope that all these questions were intelligent enough to suit your caliber, sir. So thank you very much for joining us. It was a very, very productive session. Have a great day. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you. Thank you very थैंक यू फॉर much. हैविंग मी। और मैं आपके ऑडियंस से बोलना चाहूंगा कि मतलब अदर फर्दर कुछ क्वेरीज भी हो, तो आपके जी थ्रू या डायरेक्टली मेरे को डीएम कर सकते हैं, तो आई विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। जब मेरे को टाइम मिलेगा तो आई विल रिस्पॉन्ड। थोड़ा लेट हो सकता है, बट आई विल रिस्पॉन्ड। Thank you. Thank you so much, sir, again. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you.